हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर के आए हैं 8वीं क्लास से। 8वीं क्लास की जियोग्राफी से हम चैप्टर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्योगों के विषय में। ये उद्योग क्या है, उद्योग शब्द से हम क्या समझते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर के विषय में पढ़ा और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर हमारी पहली क्रिया में आता है। उसके बाद जब एग्रीकल्चर से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा मूल्यवान वस्तु बना करके जब मार्केट में उतारा जाता है, उसका कार्य सारा उद्योगों के द्वारा ही किया जाता है ना। तो ये होगी हमारी दूसरी क्रिया, यानी कि सेकंड सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर के बाद आज हम इस चैप्टर के विषय में जानेंगे, जिसमें हम सेकंड सेक्टर की सभी गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जल्दी से हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट को इस चैप्टर में समझने में प्रॉब्लम आती है, आज हम वो सारी प्रॉब्लम कंप्लीट कर देंगे, है ना। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या इस चैप्टर में बताया गया है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि लिखने के अभ्यास पुस्तिका जो आप प्रयोग करते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन का प्रारंभ वृक्ष से होता है। तो देखिए, जो पुस्तक है, जो नोटबुक है, जो आपके पास आती है और उस पर आप अपने अध्ययन कार्य करते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, ये विनिर्माण की ही लंबी प्रक्रिया है। और ये जीवन का, इसका जो जीवन है, यानी कि जो ये पुस्तक है, इसका जीवन वृक्ष से शुरू होता है, यानी कि पेड़ से। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित करके काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। तो लुगदी क्या होती है, आप लोगों ने अपनी मम्मी को घर में देखा होगा कि वह जब खाना बनाने का कार्य करती है, तो आटे को पानी से उसको भिगोती है और उसको मथती है ना। मथने के बाद जब जो आटा तैयार होता है, उसी तरह से ही लकड़ी को पानी में भिगो करके जब उसको गलाया जाता है और उसे मथ करके उसी तरह से एक लेप तैयार किया जाता है, उसी को ही लुगदी कहते हैं। इस लुगदी के माध्यम से ही जो है कागज बनाया जाता है और ये सब कार्य एक मिल में होता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित करके काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि बदला जाता है। अब काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। एक बहुत ही पतली लेयर बनाई जाती है और उसे सुखाने के बाद जब देखते हैं तो कागज तैयार होता है। बहुत से इसमें रसायन भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का उपयोग पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इस कागज को प्रेस में भेजा जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में जो मशीनें लगी होती हैं, वहां पर इस कागज को रखा जाता है मशीन के अंदर। और जब रसायन के माध्यम से उसमें लाइनें छापी जाती हैं, तो वो एक प्रिंट हो जाता है। इसके बाद पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर और पैक करके बिक्री के लिए बाजार में बेचा जाता है या भेजा जाता है। तो देखिए, ये जब पुस्तकें तैयार हो जाती हैं, नोटबुक तैयार हो जाती हैं, तो किस तरह से इनको बाइंड किया जाता है, यानी कि बांध कर फिर इनको मार्केट में उतारा जाता है। अंत में यह आपके हाथों में ही पहुंच जाती है ना। तो हमने कितने अच्छे से देखा कि किस तरह से कागज तैयार होता है, फिर उस कागज का प्रयोग करके किस तरह से कोई पुस्तक बनाई जाती है। तो देखिए, द्वितीयक क्रियाकलाप अथवा विनिर्माण प्रक्रिया दोनों ही उद्योग के नाम है। उद्योग में द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। पहली क्रियाकलाप कृषि, उसके बाद जो उस वस्तु से मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है, उसे द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। इसी को ही विनिर्माण भी कहते हैं। पहला होता है निर्माण, जो हम कृषि कार्य से करते हैं, और फिर उसी का ही विनिर्माण, यानी कि दोबारा से एक नई वस्तु बनाई जाती है उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, तो ये बन जाता है विनिर्माण।
में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा लुगदी कागज के रूप में तथा कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करता है। तो विनिर्माण की प्रक्रिया का ही ये चरण होते हैं दोनों, जो ये दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं उद्योग का संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो जो खनिज है उनका संबंध सीधे तौर पर उद्योगों से है, और उद्योगों का सीधे तौर से संबंध किससे है? आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रियाओं से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं और उनमें खनिजों को निकाल करके इस्तेमाल किया जाता है तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। जब ये तैयार माल है, इसको मार्केट में भेजा जाता है तो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो गाड़ियां सेवा देती हैं। इस प्रकार कोयला खनन उद्योग यहां बताया गया, इस प्रकार कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने में संबंधित है। तो कोयला जो खनन उद्योग है वह धरती को खोद करके वहां से कोयले को निकाला जाता है, और लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। यहां पर्यटन सेवा देने से संबंधित भी है ना। तो ये सारे उद्योगों के विषय में बताया है, कौन से उद्योग की क्या विशेषता है और कौन किससे जुड़ा हुआ है, ये आप अच्छे से जान चुके हैं। अब देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, जिस प्रकार से हम कृषि क्षेत्र को बांट सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और पशुपालन, मछली पालन, भेड़ पालन, और इसी तरह से डेयरी उद्योग जो होता है वह कृषि में आता है ना। फिर माइनिंग यानी कि खनन कार्य भी कृषि में आता है। तो इसी तरह से उद्योगों को भी हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। उद्योगों को हम किन आधार पर बांट सकते हैं डियर स्टूडेंट? कच्चे माल के आधार पर, क्या भाई उस उद्योग में किस प्रकार का कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। दूसरा, उस उद्योग के आकार के आधार पर, वो छोटा है या फिर बड़ा उद्योग है, जिसे हम लघु उद्योग और विशाल उद्योग भी कहते हैं। और उसी तरह से स्वामित्व के आधार पर भी हम उद्योगों को बांट सकते हैं। सरकारी उद्योग है यानी कि सार्वजनिक, और प्राइवेट उद्योग है यानी कि निजी, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के इस्तेमाल के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित हो सकते हैं, है ना। तो इन सभी जगहों से हमें कच्चा माल मिलता है और फिर हम वहां प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। फिर आगे है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में जंतु और वनस्पति आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। खाद्य संसाधन और सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, चर्म उद्योग और डेयरी उत्पाद कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो ये सभी जो उदाहरण हैं ये कृषि आधारित उद्योगों के ही उदाहरण हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें समझाया गया है पुस्तक के माध्यम से। तो आगे देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो खनिजों पर आधारित उद्योग भी होते हैं, जो जमीन से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं उद्योगों के अंदर। तो देखिए, प्राथमिक उद्योग है, प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का इस्तेमाल करके कच्चे माल के रूप में करते हैं ना। तो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं खनिजों का। इन उद्योगों से प्राप्त उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, यानी कि अन्य उद्योग भी उन पर डिपेंड करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग एक उत्पाद है। तो यहां देखिए अयस्क उद्योग है, और इस अयस्क उद्योग से प्राप्त खनिज, और इस खनिज से जो उद्योग से प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो पदार्थ बनता है या वस्तु बनती है, वो लोहा उत्पाद से बनती है। यह कई अन्य उत्पादों का निर्माण करके या करने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लोहा है, इसका इस्तेमाल हम विभिन्न तरह से करते हैं, जैसे कि भवन निर्माण सामग्री, मशीनों में और रेलवे के डिब्बे बनाने में, तथा बहुत से बड़े बड़े कारखानों में जो मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों को बनाने में भी हम लोहे का इस्तेमाल
करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आपको ये चैप्टर? आप मुझे जरूर बताएं। आप लोगों के सभी डाउट हैं वो हम क्लियर करेंगे, और भी अगर फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह से विभिन्न यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और डियर स्टूडेंट, आपको अगर स्टडी मेथड और मटेरियल अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनसे उद्योगों में कैसे कार्य किया जाता है? तो देखिए, सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण करने या इसके उदाहरण है ना। तो इसके उदाहरण क्या है कि जो समुद्रों से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि मूंगा आदि, सिप्पी, शंख, है ना, ये प्राप्त होते हैं, मछली प्राप्त होती है, और भी ढेर सारे हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो समुद्री जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसका मतलब है कि समुद्र से प्राप्त सभी प्रकार के उत्पादों को जब अलग अलग करके खाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको अलग किया जाता है, तेल के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको अलग किया जाता है, सजावट के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी अलग किया जाता है। इसका मतलब है प्रसंस्करण, है ना। आगे देखिए, वन आधारित उद्योगों या उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। औषध, रसायन, लुगदी एवं कागज, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। तो सीधी सी बात है, कागज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी वनों से मिलेगी। इसी तरह से औषधि बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? पौधों से उनकी औषधियां मिलेंगी। और भवन बनाने के लिए जो हमें लकड़ी चाहिए वो भी हमें वनों से मिलेगी, है ना। आगे क्या है? आकार। तो आकार के आधार पर भी हम उद्योगों को बांटते हैं। तो देखिए, उद्योग के आकार का तात्पर्य नियोजित लोगों की संख्या, निवेश की गई पूंजी की राशि और उत्पादन की मात्रा से है। तो सबसे पहले तो हम उद्योग का आकार कैसे देखेंगे कि किस तरह से उद्योग में कितने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या देखेंगे। 4, 5, 10, 20 हैं तो वो लघु उद्योग में आ जाता है, और हजारों में, सैकड़ों में जब संख्या चली जाती है कार्य करने वालों की, तो वह उद्योग बड़ा उद्योग होता है ना। फिर इसके बाद है आकार के आधार पर हम जो ये उद्योग देख रहे हैं इसमें हम पूंजी को भी देखते हैं। छोटी पूंजी लगती है लघु उद्योग है, बड़ी पूंजी लगती है तो विशाल उद्योग है। फिर उत्पादन की मात्रा देखी जाती है। भाई कुछ यूनिट में काम किया जाता है, कुछ ही यूनिट प्राप्त की जाती है डेली, तो वो लघु उद्योग है। और बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है उत्पादन को, तो वो बड़ा उद्योग है ना। इसके साथ आगे देखते हैं लघु आकार के उद्योग, है ना। तो यहां आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत यानी कि बड़े आकार के उद्योग। तो घरेलू या कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो घरों में ही शुरू कर देते हैं, जैसे कि डोना बनाना, दरी बनाना, है ना। इस तरह के जो उद्योग हैं वो घर के स्तर पर ही शुरू हो जाते हैं। इनको कुटीर उद्योग भी कहते हैं, और ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से ही होता है। फिर है मिट्टी के बर्तन बनाना और टोकरी बनाना तथा अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के ही उदाहरण हैं। अब देखते हैं बड़े पैमाने के उद्योग जो बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उनकी अपेक्षा छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बताया है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको भी कम स्तर पर और जो पूंजी है उसको भी कम मात्रा में ही यहाँ पर लगाई जाती है ना। लेकिन बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। तो खाद्य प्रक्रमण उद्योग और रेशम बुनाई लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं।
तो आप खुद ही जान गए होंगे कि जो लघु उद्योग है उनमें क्या अंतर है और जो बड़े पैमाने के उद्योग है उनमें क्या अंतर है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आगे हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब हमारे सामने स्वामित्व के आधार पर उद्योग हैं, इनका वर्णन करते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का या उद्योगों को निजी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या फिर व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा किया जाता है ना। तो इसे कहेंगे हम निजी उद्योग। तो निजी उद्योग एक व्यक्ति या फिर कुछ लोग मिलकर के ऐसा शुरू कर सकते हैं। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहां भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया है, तो ये भी बहुत ही बड़े पैमाने का उद्योग है। और दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये भी बहुत ही बड़े पैमाने का उद्योग है। यहाँ पर सरकार के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, सरकार ही जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी नियुक्ति भी करती है और सरकार ही मार्केट में इसे पहुंचाती है और जो मार्जिन है सरकार ही अपने पास रखती है। तो देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन राज्यों और व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना। तो मारुति कंपनी जो है, जो मारुति गाड़ियां बनाती है, वह एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। कैसे? इसमें निजी व्यक्ति की भी जो है अपनी योग्यता होती है, वो इस अपने कार्य को करता है और सरकार भी अपनी तरफ से इसमें इन्वेस्ट करती है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के पूर्तिकारों और उत्पादकों तथा कामगारों और दोनों द्वारा किया जाता है। तो जो लोग विभिन्न कारखानों में काम करते हैं और जब वो दक्ष हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मिलजुल करके एक अलग से उद्योग स्थापित कर देते हैं, जिसमें यहाँ बताया है कि कच्चे माल जो प्रोवाइड करवाते हैं वो मिल जाते हैं, उत्पादक मिल जाते हैं और जो उसमें काम करने वाले होते हैं कामगार मिल जाते हैं। और ये जब मिलकर के उद्योग स्थापित करते हैं तो इसे सहकारी उद्योग कहते हैं। सुधा डेयरी और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सहकारी उपक्रम के ही उत्तम उदाहरण हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उदाहरण देते हुए हमें ये चैप्टर समझाया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक उद्योग बताया गया है, किस तरह से यहाँ पर चीजें हमें जरूरी होती हैं एक उद्योग को चलाने के लिए, किस किस कारक की आवश्यकता होती है। तो देखिए, तो पहले तो उद्योग स्थापित करना पड़ेगा, जमीन को अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर कच्चा माल चाहिए, सबसे ऊपर दूरी पर कच्चा माल रखा है। जब ये नहीं होगा तो बाकी प्रक्रम तो होंगे ही नहीं, है ना। तो पहले तो मशीनरी सेट करनी होती है, उद्योग स्थापित करना होता है, फिर कच्चा माल जो है उसका भी प्रबंध करना होता है। फिर उसके बाद जल है, जल का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है और जल के साथ ही श्रम की आवश्यकता होती है, यानी मजदूर, और इनसे भी ज्यादा जरूरी है पूंजी। ये सब शुरुआत होती है पूंजी से। और फिर हमें क्या चाहिए, संचार चाहिए, कितना ऑर्डर है, किसको कितना भेजना है, कंप्यूटराइज जो कार्य है वो सब यहाँ आएगा। परिवहन में गाड़ियां आएंगी जो कच्चे माल को लाएंगी, तैयार माल को ले जाएंगी। भूमि हमने पहले बता दी है, भूमि तो जरूरी है। और विद्युत, जो मशीनें चलाई जाती हैं उनको चलाने के लिए विद्युत की भी आवश्यकता होती है। इस तरह से एक उद्योगों को जो है प्रभावित करते हैं ये सभी कारक, है ना। तो देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक
क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता। तो सबसे पहले तो उद्योग वहीं लगेगा जहां आसानी से कच्चा माल मिल जाए और वहां पर जल भी हो, है ना भाई। वस्तुओं को धोना, मशीनों को धोना और मजदूरों के भी अपने कार्य होते हैं, तो उन सब के लिए जल होना चाहिए। फिर भूमि भी होनी चाहिए और भूमि भी ऐसी हो जो उस उद्योग के योग्य हो। फिर शक्ति चाहिए, शक्ति की भी आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, यानी कि मजदूर होने चाहिए, पूंजी भी होने चाहिए, कच्चा माल खरीदना है, गाड़ियां खरीदनी है, मशीन खरीदनी है और फिर मजदूरों का वेतन भी है। और परिवहन तो है ही, जब माल तैयार हो जाएगा उसे लेकर भी तो जाना है बाजार में, और बाजार भी तो होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम जहां उद्योग लगा रहे हैं उससे 1.5-2 हजार किलोमीटर दूर तक कोई बाजार ही न हो, या 500 किलोमीटर तक कोई बाजार ही न हो, तो हमारा जो उद्योग है वो लॉस में चला जाएगा, है ना। तो नजदीक होना चाहिए बाजार भी। फिर उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी आसानी से उपलब्ध होते हैं। सरकार कभी कभी कम दाम पर विद्युत उपलब्ध या कम परिवहन लागत या फिर अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये कहते हैं कि सरकार किसी क्षेत्र को अगर विकसित करना चाहती है तो उस क्षेत्र के लिए सरकार नई योजना तैयार करती है और वहां पर कहती है कि जो भी कंपनी यहां पर अपनी यूनिट स्थापित करेगी उसको या तो बिजली कम देगी सरकार, या परिवहन की लागत कम कर देगी, या अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन देगी, यानी कि जो उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कारकों की आवश्यकता होती है, वो आसानी से प्रोवाइड करवाने का दावा करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके, है ना। तो यही बात अभी बताई है। उद्योगीकरण से प्राय शहरों और नगरों का विकास और वृद्धि होती है। तो सीधी सी बात है, जहां पर उद्योग होंगे वहां या फिर उसके आसपास वाले क्षेत्र में ही शहरीकरण ज्यादा तीव्र गति से होता है। और अगर पहले से कोई शहर वहां मौजूद है तो उसका विस्तार बहुत जल्दी से हो जाता है। अब हम देखते हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? तो देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत सम्मिलित है। ठीक है, तो निवेश, प्रक्रम और निर्गत ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। निवेश क्या है? पैसा उसमें इन्वेस्ट करना होता है। प्रक्रम क्या है? उसके उद्योग में चलने वाली सभी प्रक्रियाएं हैं। और निर्गत क्या होता है? लेन देन के विषय में सारे कार्य होते हैं। माल को आगे भेजना है, कच्चे माल को मंगाना है, ये सारे कार्य इसमें आ जाएंगे। और निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट, इन सभी की लागत जो भूमि है, पैसा है, पूंजी जिसे हम कहते हैं, ये परिवहन, जल की उपलब्धता, विद्युत और अन्य अवसंरचना सम्मिलित हैं। तो ये सभी उद्योगों को प्रभावित करती हैं। प्रक्रम में अनेक प्रकार की क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करती है। कच्चा माल होता है वह हम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको पहले परिष्कृत किया जाता है, यानी कि उसमें से वेस्टेज को या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को अलग किया जाता है, फिर हमें वो उत्पाद प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय, तो ये सारी बातें देखी जाती है। मैंने आपको कहा था ना, निर्गत में ये सभी आएंगे। फिर इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम और कारखाना तथा परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। तो ये सभी भी जरूरी हैं। अगर कोई सूती वस्त्र लगाना चाहता है तो सबसे पहले तो देखो भाई, भूमि, पूंजी। भाई भूमि को खरीदने के लिए भी पूंजी चाहिए, तो पूंजी तो सबसे पहले चाहिएगी। फिर भूमि, फिर उसके लिए मशीनरी आएगी, मशीनरी के बाद फिर कपास चाहिए, कच्चा माल। और जब ये सारी चीजें आएंगी तो इनको यूज करने वाला भी चाहिए, इनका इस्तेमाल करके एक मूल्यवान वस्तु बनाने वाला भी चाहिए, वो है मानव श्रम। और फिर कारखाना स्थापित माना जाता है और फिर परिवहन भी उसमें शामिल हो जाता है। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई और रंगाई
तथा छपाई शामिल है। तो इनको प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम का मतलब समझते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। सबसे पहले कच्चे माल को ओटाई में ले जाया जाता है, उसको ओटा जाता है, यानी कि सबसे पहली प्रक्रिया है उसको तैयार किया जाता है ना। जैसे कि गन्ने से चीनी, गुड़, शक्कर बनाना है तो गन्ने का जूस तो निकालना है, तो यही वो प्रक्रिया है। फिर उसके बाद कटाई होगी, है ना, उसमें से काट छाट किए जाएंगे। फिर बुनाई होगी, जो हमें अरेंज करना है उसको बुना जाएगा, और फिर उसको डिजाइन दिया जाएगा, उसकी रंगाई होगी, और फिर उसमें जो है छपाई की जाती है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। तो यहां पर सूती वस्त्र का जो प्रक्रम बताया है, इन सभी माध्यमों से कटाई, छटाई, ओटाई, बुनाई, रंगाई, और इन सभी से जो है हमें एक कमीज प्राप्त होती है। इसके बाद आता है औद्योगिक प्रदेश, है ना। तो देखिए औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई प्रकार के उद्योग एक दूसरे के पास स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, देखिए सरकार ने या फिर किसी निजी कंपनी ने किसी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का प्लांट लगा दिया, और उस प्लांट के पास ही जो है चीनी मिल आ गई। सूती वस्त्र उद्योग, अगर वहां पर जलवायु नम है तो सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा। गन्ना ज्यादा उगता है तो वहां पर गुड़ चीनी उद्योग आ जाएगा। अगर वहां पर कपास ज्यादा उगती है तो और वस्त्र उद्योग आ जाएंगे। तो ये सभी देखा जाता है। लोहे के कारखाने हैं, इस्पात उद्योग है, तो वहां पर लोहे की अन्य वस्तुएं बनाने वाले उद्योग स्थापित हो जाएंगे। तो इस तरह से कई उद्योग एक दूसरे के पास जब निकट होते हैं, स्थापित होते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो संसार के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका में हुए हैं, फिर पश्चिमी और मध्य यूरोप में स्थापित हुए हैं, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में हुए हैं। तो इस तरह से मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हम इस मैप में भी देख सकते हैं। देखिए मैप के माध्यम से आपको बताया गया है किस तरह से हम पूर्वी क्षेत्र से लेते हैं। तो जापान का जो ये क्षेत्र है, यहां पर काफी मात्रा में उद्योग स्थापित हुए हैं। भारत में चेन्नई, मुंबई जैसे महानगरों में स्थापित हुए हैं। फिर यहाँ यूरोपीय जो कंट्री है, इनमें भी बहुत से यहाँ दिखाए गए हैं। देखो मॉस्को है, पीटर्सबर्ग है ना। तो इस तरह से यहाँ भी यूरोपीय देशों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। अफ्रीका में भी कहीं कहीं पर हम इन औद्योगिक नगरों को देख सकते हैं। फिर अमेरिका का क्षेत्र आता है, यहाँ देखिए कितने सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। और दक्षिणी अमेरिका में देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अभी से इस मैप को भी थोड़ा सा गहनता से पढ़ना है, ताकि इस मैप का इस्तेमाल आप 9th 10th और 12th तक आसानी से फील करने में समझ सकें। देखिए स्टूडेंट, यहां पर औद्योगिक विपदा बताया गया है, तो इसको हम कैसे समझते हैं। तो देखिए उद्योग तो हम देखते हैं तो पहली नजर में हमें एक ही बात समझ में आएगी कि उद्योग है, उसमें कारखाने के रूप में जो है मशीनें हैं, मजदूर काम करते हैं, वस्तुएं बनती हैं और वो वस्तुएं हमारे काम आती है ना। लेकिन यहाँ पर उद्योग एक विपदा भी है। कैसे है, उद्योगों में विपदा दुर्घटना मुख्य रूप से तकनीकी विफलता और संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब इस्तेमाल के कारण घटित होती है। बेतरतीब का मतलब है यहां पर लगातार इस्तेमाल करना या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर घटनाएं होती हैं। तो यहां देखिए एक घटना का जिक्र किया गया है हमारे भारत में ही। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में लगभग 12:30 बजे, है ना, 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है, अब तक की बताया है। और इसमें क्या हुआ था, देखिए यह एक औद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC गैस का रिसाव हुआ यानी कि वो लीक हो गई, है ना। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि प्रतिरक्षा तंत्र विकृति यानी कि कमी आ जाना, अंधापन और आंत्रशोथ फिर विकृतियों आदि से भी पीड़ित हैं। तो आज भी इस दुर्घटना का असर लोगों पर, वहां पर काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर हम देख सकते हैं। हजारों तो मर जाते हैं, लेकिन और भी सैकड़ों जो बच जाते हैं उनको बहुत बुरी तरह से इस गैस ने प्रभावित किया था। अब अगर हम बात करें 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ काओ चोंगजिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को अन्य स्थानों पर विस्थापित किया गया था। अनेक लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे लोग जो समय पर भाग पाए उनकी त्वचा, आंखें और फेफड़े गैस से ग्रसित हो गए थे। तो ये बात यहां बताई गई है, बहुत बड़ी दुर्घटना ये भी मानी गई है। और जोखिम कम करने के उपाय क्या है, इस तरह के जोखिम कम करने के भी उपाय बताए गए हैं। तो नंबर 1 है, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में खतरनाक और विषैले पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 है, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। नंबर 3 है, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए, है ना। फिर नंबर 4 है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। और नंबर 5 है, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। ऐसा न हो कि बहुत ही ज्वलंत या फिर बहुत ही गैसीय पदार्थ है और उनको हम उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते चले जाएं और एक दिन जब कोई दुर्भाग्यवश ऐसा समय आए कि वहां पर कोई दुर्घटना घट जाए, विस्फोट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इससे एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना होने का खतरा बन जाता है। तो इनसे बचना चाहिए, है ना। आगे बताया है, प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के नजदीक और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के समीप होते हैं। जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो विशेष तौर पर किन किन के समीप होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहां पर जनसंख्या काफी मात्रा में पाई जाती है, कृषि कार्य भी अच्छे से चलते हैं। समुद्री पतनों के नजदीक, जहां से हम विभिन्न राज्यों, शहरों और देशों तक, कंट्री तक अपने जो उत्पाद है उनको पहुंचा सके। विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के समीप, क्योंकि कारखानों में अधिकतर विद्युत, अब तो विद्युत होने लगी है, लेकिन विद्युत से पहले जो है कोयले का ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है, तो इसलिए इसको भी विशेष क्षेत्र बताया गया है। अब भारत में कई औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, है ना, ये समूह होते हैं। मुंबई से पुणे की तरफ जाते हैं तो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये। अहमदाबाद, वडोदरा, तो अहमदाबाद गुजरात में और वडोदरा भी गुजरात में है, और जब इन दोनों शहरों के बीच का माहौल देखते हैं तो काफी उद्योग लगे हुए हैं। फिर बेंगलोर है, हुगली प्रदेश है, तमिलनाडु प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम है, ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है। और गुरुग्राम से दिल्ली मेरठ की तरफ इस रास्ते पर जाते हैं तो यहाँ भी विस्तृत रूप से हम उद्योगों को देखते हैं। और विशाखापट्टनम और गुंटूर, ये तो जो है औद्योगिक प्रदेश है ही, है ना। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें इस चैप्टर में उद्योगों के विषय में बताया गया है। आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग कहे जाते हैं। इनमें या इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, ज्ञान तथा सत्कार से संबंधित उद्योग शामिल है। तो ये सभी जो है सनराइज उद्योग कहे जाते हैं। अब हम नजर डालते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो यहां पर प्रमुख उद्योगों का वितरण देखते हैं, कहां कहां पर प्रमुख उद्योग हुए हैं। विश्व के संदर्भ में इस चैप्टर को और भारत के संदर्भ में इस चैप्टर को हम समझ रहे हैं। तो देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग,
सूती वस्त्र उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। तो बहुत ही बढ़िया ये उद्योग है और इसको सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। वे देश जहां लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है यानी कि मौजूद है, जर्मनी, सबसे पहले जर्मनी, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और जापान है। ठीक है, देखिए जापान तो भारत से बहुत ज्यादा लोहा एक्सपोर्ट करता है भारत इसके लिए, और ये आयात करता है। वस्त्र उद्योग भारत का नाम आया है, हांगकांग है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है और जापान है। इनमें केंद्रित है, केंद्रित का मतलब है लगे हुए हैं ये उद्योग, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया है, इसकी सिलिकॉन घाटी में यह उद्योग स्थापित है तथा भारत में बेंगलोर प्रदेश भी इसका अच्छा उदाहरण है। लोहा इस्पात उद्योग के विषय में जानते हैं। अन्य उद्योगों की भांति लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, परक्रम और निर्गत सम्मिलित हैं। तो आपको पता है निवेश कई तरह का होता है, पूंजीगत भी होता है, श्रम के रूप में भी होता है, कच्चे माल के रूप में भी होता है, और प्रक्रम होते हैं। इसमें कई स्तर का जो है कार्य होता है, तब जाकर के हमें लोहा प्राप्त होता है। और निर्गत यानी कि लेन देन और वस्तु को ले जाना, खरीदना, बेचना, ये सब आता है। यह एक पोषक उद्योग है। पोषक उद्योग क्यों कहा गया है? जब लोहा होगा तो अन्य उद्योग को भी स्थापित किया जाएगा, जबकि आप अपने घर को बनाने में भी लोहे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह पोषक उद्योग है। जिसके प्राप्त उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में पूंजी, श्रम, स्थान और अन्य अवसंरचना शामिल है। तो देखिए शब्दावली में यहां पर प्रगलन बताया गया है। प्रगलन का मतलब होता है पिघलाना। जो भट्टियां होती है ना, भट्टी, उनमें पिघलाने का कार्य होता है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। तो देखिए यहां पर 8 टन कोयला दिखाया गया है, 4 टन क्या दिखाया है? अयस्क दिखाया गया है, और इसी तरह से 1 टन चूना पत्थर दिखाया गया है। तब जाकर के 1 टन इस्पात मिलता है ना। तो देखिए 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, ये जब होते हैं तो इनमें से 1 टन इस्पात प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब यहां है कि साथ साथ चूना पत्थर, कोयला और लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। ये कारखानों में प्रयोग किए जाते हैं। लौह अयस्क के से इस्पात विनिर्माण की प्रक्रिया में कई चरण सम्मिलित हैं। कच्चे माल को झोंकों या झोंका भट्टी में डाला जाता है, जहां यह प्रगलित यानी कि पिघलाया जाता है, और इसके बाद यह परिशोधित होता है। परिशोधित यानी कि लोहे को, जो पिघला हुआ लोहा है उसको अलग किया जाता है। बॉक्साइट, मैग्नीशियम ये अलग है, और मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको अलग किया जाता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है ना। और यहां पर मैग्नीज मिलाया भी जाता है लोहे को मजबूत बनाने के लिए, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जो इस्पात है इसको अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस्पात बड़ा होता है और इसे सरलता से काटा जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है, बड़ा नहीं कड़ा होता है, और इसे सरलता से काटा जा सकता है, और या इससे तार बनाए जा सकते हैं। निकल, एल्यूमीनियम, तांबा जैसी अन्य धातुओं को इस्पात में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं भी बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु जब अन्य धातुओं से मिलकर के, एक से अधिक धातु मिलकर के कुछ नई धातु का इस्तेमाल करते हैं, उसी को ही मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंगरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो ये मिश्र धातु जो होती है ये लोहे की ताकत को बढ़ा देती है ना। इसके बाद है इस्पात को प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। वैसे आपके शरीर में भी मेरुदंड होता है, और ये आपकी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं।
रीढ़ की हड्डी ही मेरुदंड है, तो इसको भी लौह इस्पात उद्योग को भी उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है ना। लगभग सभी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बनी है अथवा इन वस्तुओं से निर्मित मशीनों और औजारों से बनी है ना। लोहे का तो इस्तेमाल हमारे द्वारा यूज की जाने वाली सभी वस्तुओं में हुआ ही हुआ है। अगर आप इस पेंसिल को भी देख रहे हैं तो इस पेंसिल को बनाने छीलने के लिए भी लोहे की मशीन का इस्तेमाल हुआ होगा। पोत यानी कि जो बंदरगाहों वाला क्षेत्र होता है उसको कहा गया है पोत। रेलगाड़ी, ऑटो, ट्रक अधिकांश इस्पात के बने होते हैं। यहां तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बने मशीनों से बेधित किए जाते हैं, है ना। तो बेधित का मतलब है उनको खोदा जाता है जमीन के अंदर तक। और इस्पात की पाइपलाइन से तेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित किया जाता है। अब पाइपलाइन है, लोहे की है और उसमें जो है तेल है या गैस है, इनको परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, खनिज निकाले जाते हैं और वो इस्पात के द्वारा ही जो उपकरण बने होते हैं, मशीनें होती हैं, उनसे निकाला जाता है। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। 1800 ईस्वी के पूर्व में क्या था, देखिए 1800 ईस्वी के पूर्व का है, पूर्व यानी कि इससे पहले इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां विद्युत आपूर्ति, कच्चा माल और बहता जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप रेलवे और नहरों के निकट की मानी गई, है ना। लोहा और आगे देखते हैं। देखिए यहां पर एक दृश्य दिखाया है, इधर पहाड़ है कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, यहां पर घर है, गांव है श्रमिक प्राप्त करने के लिए, और यहां पर आपका उद्योग है, यहां पर सारे कार्य किए जाते हैं। और बताया गया है इस्पात उद्योग 1950 के बाद समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने प्रारंभ हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया तथा लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो पहले 1950 या इससे पहले की बात कही गई है, तो हमारे यहाँ जब लौह इस्पात का कार्य या निर्माण कार्य किया जाता था उसके लिए लौह अयस्क विदेशों से मंगाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास आधुनिक तकनीक आ गई है और हमने अपने देश से ही लौह अयस्क को निकालना शुरू कर दिया। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, बाजार और परिवहन का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं, है ना। फिर सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे कि भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, जगदीशपुर एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। तो यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर विजयनगर और भद्रावती ये कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सेलम या सलेम ये तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत का इस्पात उत्पादन 1947 में 10 लाख टन से बढ़कर 2002 में 3 करोड़ टन हो गया। बाप रे बाप, इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है भारत ने इस उद्योग में। तो ये उद्योगों की पूरी रूपरेखा देखी हमने ये भी जाना कि लौह अयस्क उद्योग सभी उद्योगों का मेरुदंड है। मेरुदंड यानी कि आधार स्तंभ है। जब तक लोहा नहीं होगा अन्य कोई उद्योग भी स्थापित आसानी से नहीं हो सकता। और हमने ये भी जाना कि 18वीं शताब्दी से पूर्व किस तरह से लोहा जो उद्योग पनपा था और वो किन किन चीजों पर आधारित था वो भी हमने जाना। और फिर हम ये भी जानते हैं कि 1950 से पहले भारत की लौह इस्पात उद्योग में क्या कंडीशन थी।
भारत को कच्चा माल विदेशों से मंगाना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। अब उसके बाद जब हमारे देश में तकनीकी रूप से विकास हुआ और साक्षरता बढ़ी, इसी के साथ ही आधुनिकीकरण के साथ हमारे देश ने अपने ही देश में कच्चा माल यानी कि लौह अयस्क को खोजना शुरू किया और विशाल मात्रा में भंडार मिले। कहाँ मिले? वो भंडार मिले आपको भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, बनपुर, राउरकेला, जगदीशपुर आदि जगहों पर, है ना। और अगर हम बात करें तो बंगलुरु क्षेत्र है, विशाखापट्टनम है, सलेम है, विजयनगर, भद्रावती है, इन क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में लौह अयस्क के भंडार पाए गए और इन्हीं भंडारों के आसपास ही लौह इस्पात उद्योग भी स्थापित कर दिए गए। इस्पात को प्राप्त करने के बाद जब उसको विभिन्न आकारों रूपों में ढाला गया और नई नई वस्तुएं बनाई गई तो पास के ही बाजारों में उनको बेचना भी आसान हो गया। अब यह सभी चीजें कहीं ना कहीं एक कंट्री को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा सहयोग करती हैं। और जब हमारे देश में इतना विकास उद्योग जगत में हो रहा था तो कोई प्राइवेट कंपनी या कोई जो धनी व्यक्ति है वो पीछे कैसे रह सकता था। तो डियर, आगे चल के हम टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में ये स्थापित की गई थी, इसने भी अपना कार्य किया। इसके बाद फिर एक के बाद एक बहुत सी और कंपनियां स्थापित हो जाती हैं, उनके विषय में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को जमशेदपुर। जी हाँ, भारत में पहला स्टील का कारखाना जमशेदपुर नामक स्थान पर लगा था और जमशेदपुर ये जो स्थान है इसका नाम भी इस कारखाने को स्थापित करने वाले मालिक के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए 1947 से पूर्व हमारे देश में केवल एक इस्पात का कारखाना था। तो 1947 से पूर्व का कहा है, यानी कि आज़ादी से पहले केवल एक ही इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को। यह कारखाना निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के निकट साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तो टिस्को की शुरुआत 1907 में की गई थी और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर भारत में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस उद्योग को पनपने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है यानी कि लौह अयस्क की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये स्थान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पर ये उद्योग स्थापित करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ आपके सामने एक मैप दिखाया गया है। इस मैप में इस कारखाने का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से यह आसपास के नगरों, ग्रामीण क्षेत्रों से यह जुड़ा हुआ है, किस तरह से ये एक मुख्य सड़क इसके नज़दीक है और एक रेलवे लाइन भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर लौह अयस्क के जो खाने हैं वो भी दर्शाई गई हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हवाई पतन भी यहाँ पर बताया गया है। टाटा मुख्य अस्पताल भी यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था और सामान्य डाकघर की भी सुविधा यहाँ मौजूद थी। और इसी क्षेत्र में टाटा इस्पात कार्य शुरू हुआ। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे देश में ये टाटा कंपनी शुरू होती है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, साकची के कई वजहों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। ठीक है, साकची नामक स्थान पर बहुत सी विशेषताएं थी, इसलिए इसे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित था।
यह स्थान लौह अयस्क, मैग्नीज और कोयला निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के समीप भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था और टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर और मैग्नीज प्राप्त होता था। तो ये सारी विशेषताएं थी इस क्षेत्र के आसपास, इसलिए यहाँ पर इस उद्योग को स्थापित किया गया जिसका नाम टिस्को है। और यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए भी स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहनों द्वारा इसे पर्याप्त पूंजी भी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर इस उद्योग को स्थापित करने के लिए ये सारी आदर्श सुविधाएं मौजूद थी और साथ ही साथ फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूंजी लगा करके इसे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पर हमने देखा है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले ये कारक किस तरह से उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए आपका अभ्यास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको करना होगा और वो अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसको आप आसानी से ही क्लियर कर सकते हैं। आगे क्या बताया गया है, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, मशीनें, कृषि उपकरण, टीन की चद्दरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। तो एक लौह इस्पात उद्योग यानी कि एक आधारभूत उद्योग के स्थापित होने से ये अन्य उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं हमारे देश में। हमारे देश में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित उद्योग विकास प्रारंभ हुए। त्वरित का मतलब है इससे जुड़े हुए और अन्य उद्योग जो हैं वो भी स्थापित होते चले गए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपनी आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। तो यहाँ पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक मेरु उद्योग भी है, मेरुदंड उद्योग है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल है। इसमें रोलिंग मिल, द्वितीयक उत्पादक और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। तो किस तरह से हमारे देश में एक के बाद एक नए नए उद्योग स्थापित होते चले गए। और फिर आगे देखिए, क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन और ओटारियो तथा ईरी है। तो यहाँ पर क्या बताया, ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन और मिशिगन तथा ओटारियो और इसी तरह से ईरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है जो अन्य की अपेक्षा उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो आगे हम देखते हैं पीटर्सबर्ग के विषय में। यह अमेरिका का एक औद्योगिक नगर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यह एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को सभी स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से मिलता है जो पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ बताया गया है कच्चे माल के रूप में बहुत सी चीजें पीटर्सबर्ग के आसपास ही मिल जाती हैं। और फिर आगे इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौका परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेस्क जल मार्ग आता है। तो ग्रेट लेस्क जल मार्ग कहाँ है? ये पीटर्सबर्ग यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह अयस्क के नौ परिवहन के लिए सबसे सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेस्क से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों द्वारा लाया जाता है। ओहियो, एल्गनी और मोनोगहेला नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है।
तो ये और भी नदियां हैं और भी क्षेत्र हैं जिनसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़े इस्पात मिल हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर एलंगनी और मोनोगहेला नदी के घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहिए नदी के सहारे स्थित हैं। तो परिष्कृत इस्पात जल और स्थल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। तो जब ये नदियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और जबकि नदी के माध्यम से बगैर किसी रुकावट के, जहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं होती, इतना खर्चा नहीं आता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो भी नदियों के रास्ते सुगमता से हो जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अलावा कई अन्य कारखाने भी हैं। ये कारखाने रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो देखिए, रेल उद्योग में तो बहुत ही भारी मात्रा में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारे देश की एक और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले उद्योग के विषय में, जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, सिल्क, ऊन, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर किया जा सकता है। तो प्राचीन समय से ही हमारे देश में वस्त्र बनाते चले जा रहे हैं। आपको पता होगा कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भी एक विशाल व्यापारिक सिल्क रूट बनाया था और ये मार्ग सिल्क रूट इसलिए कहलाया क्योंकि यहाँ से सिल्क कपड़े को पश्चिमी देशों तक और अरब देशों तक पहुंचाया जाता था। तो काफी प्राचीन समय से ही हमारे देश में वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाएं जारी रही हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, कपास, सिल्क, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, एक्रिलिक ये सब सम्मिलित हैं, जिनको मानव ने स्वयं अपने कौशल से ढूंढा है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हो रही है हमारे उद्योगों के विषय में। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, सूती वस्त्र उद्योग संसार के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हथकरघों और हस्तकताई तकनीकों द्वारा बनाया जाता था। तो 18वीं शताब्दी जब 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, तो उससे पहले जो है सारा कार्य कपड़े बनाने का वो केवल हाथों से ही किया जाता था। हथकरघे बनाए हुए होते थे, जैसे चारपाई का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सूत को बांध करके पिरोया जाता था और एक के बाद एक धीरे धीरे काफी समय लगने वाली प्रक्रिया थी और कपड़े को धीरे धीरे तैयार किया जाता था। इसी तरह से कताई किया जाता था कपड़े को और उसे पिरो करके तैयार किया जाता था पहनने और इस्तेमाल करने योग्य। तो पावर लूम ने 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के बाद पावर लूम ने 18वीं सदी में पहले ग्रेट ब्रिटेन में और इसके बाद विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर पावर लूम आ जाते हैं, जो विद्युत से चलने वाले करघे होते हैं उनको पावर लूम कहते हैं। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि भारत के साथ साथ चीन, अमेरिका, जापान ये सभी सूती वस्त्र के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं। अब आगे हमारे को बताया गया है कि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाले सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में हाथों से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। ढाका का मलबल
ढाका का मलमल और कालीकट के कैलिको तथा मसूलीपट्टनम की छींट और बुरहानपुर और सूरत तथा वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विख्यात रहे हैं। तो देखिए, ये एक जिक्के के क्वेश्चन के तौर पर आपको बहुत अच्छी बातें पता चली हैं। ये गहराई से जो प्रश्न होते हैं यही पूछे जाते हैं। जैसे कि ढाका उस समय मलमल के लिए प्रसिद्ध था और कालीकट जो है वो कैलिकों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी एक कला होती है कपड़ा बनाने की। और मसूलीपट्टनम की जो कपड़े की छींटें होती थी वो प्रसिद्ध थी। और बुरहानपुर तथा सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी वाले जो कपड़ा जरी करके बनाया जाता था वो प्रसिद्ध थे। तो देखिए कितनी हमें नॉलेज हुई है हमारे देश के अलग अलग राज्यों के विषय में कि वो किस तरह से वो प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ बताया गया है, क्या आप जानते हैं भारत में पहला वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। तो आप पढ़ते ही होंगे माय डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनकी बुक में बताया होगा कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 में स्थापित हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पहले ही एक बताया गया है कि 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में पहला सूती वस्त्र उद्योग, पहला वस्त्र उद्योग कहा है, सूती वस्त्र नहीं, पहला वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, जो कुछ समय चलने के बाद बंद हो जाता है। आप इस मैप के माध्यम से बड़ी ही अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि किस तरह से सूती वस्त्र का उद्योग संसार भर में जारी था। तो देखिए यहाँ जापान का नाम आया है, यहाँ पर चाइना के बहुत से बड़े क्षेत्र हैं और कोरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूती वस्त्र के क्षेत्र हैं। फिर इधर भारत में भी आपको दिखाई देंगे, मसूलीपट्टनम है, यहाँ पर लखनऊ का क्षेत्र है और ये आपका जो गुजरात, सूरत, अहमदाबाद वाला क्षेत्र है वो है। और यहाँ से आगे चलकर ईरान, इराक क्षेत्र है। फिर आगे यहाँ पर अरब देश में भी ये उद्योग हुआ है और यूरोपियन कंट्रीज में तो काफ़ी फैला हुआ है। और यहाँ पर यूरोप के ये जो देश लगातार दिखाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी प्रकार से स्थापित है। फिर अमेरिका में भी यहाँ ये उद्योग स्थापित हुआ है सूती वस्त्र या वस्त्र उद्योग का, जो ब्राज़ील दर्शाया गया है और इधर उत्तर अमेरिका में है। और फिर एक दो उद्योग आपको दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वस्त्र उद्योग काफ़ी प्राचीन उद्योग रहा है। अब बताया गया है, परंतु हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसी कारण से परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो यहाँ पर देखिए भारत में सारा कार्य वस्त्र बनाने का वो हाथों से किया जाता था और बड़ी ही सफाई से कार्य किया जाता था। लेकिन जैसा भी किया जाता था बड़े ही सुंदर कपड़े थे और उनकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती थी। लेकिन यूरोपीय कंट्रीज में जब मशीनीकरण होता है, औद्योगिक क्रांति आती है, तो बड़े पैमाने पर मिलों में कपड़े को बनाया गया और जब ये चकाचौंध कर देने वाले कपड़े मार्केट में आए तो उनकी बराबरी हमारे भारतीय हाथों से बने कपड़े नहीं कर पाए। यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा पिछड़ जाता है। इसके बाद बताया गया है 1854 ईस्वी में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित किया गया। अब मैंने थोड़ा समय पहले आपको जो जिक्र किया था मुंबई की मिल के विषय में, वो अब क्वेश्चन आ गया है। तो 1854 में पहली सफल मिल बनी थी मुंबई में कपड़ा बनाने की। कच्चे माल की उपलब्धता, कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन और दक्ष श्रमिकों, इस श्रमिक जो थे वो भी दक्ष चाहिए इस उद्योग में। तो इस उद्योग
के द्रुत फैलाने में या फैलाव में इस प्रदेश में सहायक रहा। तो मुंबई जो कि समुद्र तट पर स्थित है, इसलिए इसकी जलवायु आर्द्र है। वहाँ का जो तापमान है वो सम रहता है, और साथ ही साथ भारी भारी जो मशीनें आयात की जाती हैं वो भी समुद्री रास्ते से आसानी से लाई जा सकती थी, और कपड़ों को भी विदेशों तक समुद्री रास्ते से आसानी से पहुंचाया जा सकता था। मुंबई महानगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सस्ते और कुशल श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते थे। तो देखिए कितने अच्छे प्रकार से मुंबई में यह उद्योग स्थापित होता है। आरंभ में यह उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा था, है ना, क्योंकि वस्त्र का धागा जो है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। परंतु वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से पैदा की जा सकती है और कच्चे कपास शुद्ध होती है। कच्ची कपास जो है वह शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। तो कच्चा कपास है, ये जितना हम कपड़े में लगाते हैं उसका वजन उतना ही रहता है, उसमें से कुछ भी वेस्टेज नहीं जाता। इसी कारण यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयंबटूर, कानपुर, चेन्नई और अहमदाबाद, फिर कोलकाता और मुंबई तथा लुधियाना, पानीपत और पांडिचेरी कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वस्त्र उद्योग के ये सभी आप लोगों को बताए गए केंद्र हैं। इसके बाद यहाँ क्या आप जानते हैं, एक पहरे में ये आया है, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग निर्यात किया जाता है। तो देखिए जितना हम वस्त्र उत्पादित करते हैं उसका 1/3 भाग जो है वो क्या कर दिया जाता है, वो निर्यात कर दिया जाता है विदेशों में। अब यहाँ पर अहमदाबाद के विषय में बताया गया है और ये हमारा मैनचेस्टर बना है। तो अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सन 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी अहमदाबाद में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद में अनुकूल अवस्थिति के कारक सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं, है ना। फिर देखिए अहमदाबाद क्या है कि कपास उत्पादित क्षेत्र है और यहाँ पर समुद्र भी लगता है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है और जो श्रमिक हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया है अहमदाबाद कपास पैदा करने वाला क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ कच्चा माल सरलता से उपलब्ध होता है। आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है। सपाट भूभाग एवं भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में बहुत ही उपयुक्त है। तो ये सभी उपयोगी जो बातें हैं ये उद्योगों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद बताया है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराती है, क्योंकि ये गहरे बसे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पर लाजमी है कि बेरोजगारी भी होती है और यही बेरोजगार और इनमें जो कार्य करना जानते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। सुविकसित सड़कों एवं रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में सहायता करता है। इस प्रकार इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्रों के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि बहुत बड़ा पतन है मुंबई पतन और यह यहाँ पर इसको सुविधा प्रदान करता है गुजरात राज्य को, महाराष्ट्र राज्य को। यहाँ पर बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें आसानी से लाई जा सकती हैं और अन्य कंट्रीज तक जो कपड़ा है उसको निर्यात सरलता से किया जा सकता है।
परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद के सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं हुई हैं इन सूती मिलों की, वो भी अहमदाबाद में। अधिकतर वस्त्र मिल बंद हो चुकी हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद के मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसकी मुख्य वजह रहा है। अब हमारे देश में जो विभिन्न क्षेत्रों में नए नए जो कारखाने लग रहे हैं कपड़े के, तो उसमें क्या है कि आधुनिकीकरण को लेकर के आगे बढ़ा गया है, मशीनीकरण ज़्यादा हुआ है, लेकिन अहमदाबाद के अधिकतर उद्योगों में ऐसा नहीं हुआ है। तो आगे देखिए किसके विषय में बताया है, ओसाका के विषय में। ये ओसाका कहाँ है? ये ओसाका जो है ये जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखते हैं, ओसाका जापान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे प्राय जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमने मैप में देखा था, जापान में भी 3-4 मिलें दिखाई गई हैं। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास अनेक भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों तरफ का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के लिए विकास के लिए सरलता से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो वहां पर जो ये मैदान है ये इस उद्योग के विकास के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। कोर्ष्ण आर्द्र जलवायु बुनाई और कताई के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि जापान भी तटीय क्षेत्र से लगता है, क्योंकि जापान के भी समुद्र लगता है, तो वहां पर ऐसी जलवायु आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और फिर इसके बाद बताया है कि योडो नदी से मिलों को पर्याप्त जल मिलता है। वहां पर एक योडो नाम की नदी बहती है जिससे जल आसानी से मिल जाता है। श्रमिक सरलता से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ये एक व्यापार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अगर ऐसे क्षेत्र में व्यापार या कारखाना स्थापित होता है जहां से यातायात आसानी से किया जा सके, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या सॉल्व हो जाती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूरी तरह से आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कच्चे मालों के ऊपर, यानी कि जो माल कच्चा माल है वो आयात किया जाता है, उस पर निर्भर है। कपास मिस्र से मंगाई जाती है, चीन भारत से मंगाई जाती है। मतलब यहाँ पर कपास जो है वो मिस्र, चीन और भारत से मंगाई जाती है और यूएसए से भी मंगाई जाती है। परिष्कृत उत्पाद ज्यादातर निर्यात किया जाता है। जब यहाँ पर जापान में ये कपास मंगा करके इसको परिष्कृत किया जाता है, यानी कि वस्त्र बनाने योग्य तैयार कर लिया जाता है, तो यहाँ से उसको बाजार में भेज दिया जाता है। तो आगे बताया है, कम मूल्य और उच्च गुणवत्ता की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, परंतु हाल ही में तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से हमें पता चला है कि बाजार जो है उसका एक बहुत ही अच्छा कम मूल्य और उच्च गुणवत्ता की वजह से क्या होता है कि उसका अच्छा बाजार उपलब्ध है ना। यद्यपि देश का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, परंतु हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों जैसे लौह इस्पात, जहाजरानी और मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सीमेंट तथा विद्युत उपकरण लेते जा रहे हैं। अन्य उद्योगों ने इसका स्थान लेना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कि जो सनराइज उद्योग कहे जाते हैं, जो आगे बढ़ने वाले उद्योग हैं, जिन्होंने एक आधारभूत उद्योग का भी रोल प्ले किया है, जिन्हें हम मेरुदंड लौह उद्योग को कहते हैं, वैसा ही कार्य एक और उद्योग है जो कर रहा है, और वो है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी अब एक रीढ़ बन चुका है उद्योगों की। कल्पना कीजिए कि यदि कंपनी का कार्य दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात बताई है। और मनुष्य तो एक हद तक कार्य करके थक जाता है, लेकिन मशीन
वो लगातार काफी लंबे समय तक कार्य कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलोर भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए आपस में समझौता किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने आपस में क्या किया? समझौता किया। समझौता करने के बाद संपूर्ण विश्व में इस तरह के शिफ्ट में कार्य करने के कई रास्ते हैं। तो उदाहरण के तौर पर दो सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलोर में स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलोर में सोती है तो डैनी कैलिफोर्निया में कार्य करता है। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का अद्यतन संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे बाद जब बेंगलोर में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसका इंतजार कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य की परिणाम पुनः कैलिफोर्निया भेजती है। इस तरह वे संवाद और कार्य साथ करते हैं। इस तरह से यह मानो दोनों सटे कार्यालयों में बैठे हुए हों। तो ऐसा प्रौद्योगिकी में ही हुआ है और प्रौद्योगिकी की मदद से जैसे कि एक ही तरह की दो मशीनें विश्व के दो अलग अलग भागों में लगी हैं और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हम एक दूसरे से चर्चा करके उनका संचालन आसानी से कर सकते हैं और बहुत सी जानकारियां भी आपस में बांटी जा सकती हैं और हेल्प की जा सकती है, दूसरे की मदद की जा सकती है, जिससे कि औद्योगिकरण अच्छे से चल सके। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। भूमंडलीय हो गया है मतलब प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वो संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना, बुनियादी ढांचा है। तो यहाँ पर सभी बातें हमने विस्तार से जानी है। लागत देखी जाती है, अवसंरचना कैसी बनती है वो देखी जाती है, उद्योग को कैसे स्थापित करना है, क्या क्या कारक चाहिए, वो सारी चीजों पर अध्ययन किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख नाभिक क्षेत्र और कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी तथा भारत के बेंगलोर में स्थित है। तो देखिए कितनी अच्छे से हमें ये बताया गया है कि टेक्नोलॉजी हब के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ कैलिफोर्निया मानी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और भारत में अगर हम टेक्नोलॉजी हब देखना चाहें, टेक्नोलॉजी हब जिसे कहते हैं, तो वो हमारा बेंगलुरु में है। तो देखिए बेंगलुरु में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र एवं शोध संस्थान है। नीचे दिए हुए संगठनों का पूर्ण रूप दीजिए, ये कह रहा है कि इनका पूरा नाम दीजिए। यहाँ पर BHEL भेल है, फिर BEL बेल है, HAL हाल है और नाल है, और DRDO, फिर इसरो है, ITI है, IISc है और USA, और फिर इसके बाद NCBS है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास जानकारियाँ कलेक्ट हुई हैं। इसके बाद देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है इन लोगों के बीच में। भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक संस्थान एवं महाविद्यालय हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे ज़्यादा जो महाविद्यालय हैं वो कहाँ है? वो शैक्षिक संस्थान और महाविद्यालय बेंगलुरु में है। फिर यहाँ पर एक और जानकारी दी जा रही है, यह नगर धूल रहित है और यहाँ का किराया तथा रहन सहन का खर्च भी कम है। तो देखिए ये भी इसकी विशेषता बताई है बेंगलुरु की। फिर बताया है सर्वप्रथम सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक राज्य सरकार ने की थी। तो सूचना प्रौद्योगिकी की जो शुरुआत की सूचना है वो कर्नाटक राज्य ने 1992 में दी थी।
फिर इसके विषय में और बताया गया है, इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सबसे अधिक हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात हमें बताई गई है कि कुशल प्रबंधक भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। और भी कुछ बताया गया है, क्या आप जानते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े होते हैं? तो ये उद्योग आपस में जुड़े होते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। तो देखते हैं, वे सुगम पहुंच के लिए मुख्य सड़क महामार्ग के निकट स्थित हो सकते हैं और फार्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। फिर सेवा और सुविधाएं जैसे कि कार पार्किंग, सड़कें और अवशिष्ट निपटान क्षमता से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो ये सारी रोचक बातें बेंगलुरु के विषय में बताई गई हैं। आगे हम देखते हैं दूसरी तरफ क्या बताया है। और यहाँ बताया गया है, विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के समीप है। क्या? सिलिकॉन पठार के विषय में बताया गया है ना। और बेंगलोर का अवस्थितिक लाभ, तो इन दोनों के जो हैं लाभ बताए गए हैं जहां पर ये मौजूद हुए हैं, स्थापित हुए हैं उनकी। तो सुहावनी जलवायु है, आकर्षक तथा स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास एवं विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है। तो ये कैलिफोर्निया के विषय में है। फिर बताया गया है, मुख्य सड़क और हवाई पतन के निकट भी स्थित है और बाजार तथा निपुण कार्य बल तक सबसे अच्छी पहुंच भी है। और रोचक तथ्य तो ये है कि बेंगलोर के विषय में क्या बताया कि बेंगलोरी होना का अर्थ है बेंगलोर शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना। तो कुछ वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देशों में बाह्य स्रोतन या स्रोती हो गई, जहां कम वेतन पर उसी क्षमता का कुशल श्रमिक उपलब्ध था। तो बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर हमें बताई गई है, किस तरह से बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी अपना पांव जमाती है और उसी तरह से दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में भी किस तरह से टेक्नोलॉजी अपना दबदबा बनाती है। अब देखिए, बेंगलोर दक्कन पठार पर स्थित है जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा और यह शहर पूरे वर्ष मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्ला घाटी का एक हिस्सा है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बंगलोर और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अवस्थितिक लाभ को अधिक आगे दिखाया गया है। आप इन दोनों शहरों के मध्य समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए क्या समानताएं रही होंगी। तो आगे और भी बहुत कुछ है प्रौद्योगिकी के विषय में। हमारे देश के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभी क्षेत्र हैं। तो और भी क्षेत्र बताए गए हैं यहाँ पर। हमारे देश में महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभी क्षेत्र हैं। तो और भी बहुत से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरने वाले क्षेत्र बताए गए हैं। तो वो कौन से हैं? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई एवं हैदराबाद। अन्य स्थान जैसे गुरुग्राम, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ और कोच्चि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बेंगलोर के पास सदैव विशिष्ट लाभ रहा है और इस शहर में मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो ये भी बताई गई है कि इन दोनों के साथ साथ बेंगलुरु में, भारत में बेंगलुरु के साथ साथ और भी बहुत से शहर हैं जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी अपना पांव जमा चुकी है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की
रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की ताकत उस राष्ट्र के उद्योग होते हैं और उस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, उसको जमाने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए उस देश की सरकार अपना पूरा सहयोग करती है। हमारे देश में भी औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद कार्य करना शुरू किया। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश ने अपनी आर्थिक और अपनी विदेश नीति पर पूरा कार्य किया। धीरे धीरे अपने जो देसी उद्योग थे उनको मजबूत करने का कार्य किया, उनको सस्ता लोन दिया, उनको प्रोत्साहित किया गया, तो उनकी पहुंच कच्चे माल तक पहुंचाई गई और फिर जो है पूरे देश में एक तरह से जाल बिछा दिया गया कनेक्टिविटी का, जिससे ये उद्योग पनप सके। यानी कि जो विशेष सहयोग रहता है इन सब कारकों के बावजूद भी वो वहां की सरकार का होता है। जब सरकार अपनी अच्छी योजनाएं लाती है, अपनी रणनीति के तहत किसी भी देश को सहयोग करती है उसके विकास में, तो वो उद्योग तो स्थापित होता ही है और स्थापित होने के साथ साथ वह छा जाता है पूरे संसार में। आज हमारे देश का प्रत्येक उत्पाद विश्व भर में पूरी डिमांड के साथ बिक रहा है और यहाँ पर आधुनिकीकरण भी तीव्र गति से हो रहा है, मशीनीकरण भी हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं वैश्वीकरण, वह भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। हमारे देश में अब जो रोजगार है वो भी उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कुशलता सबसे ज्यादा डिमांड का एक जरिया रहा है। तो डियर स्टूडेंट, कुशलता आती है आपके अभ्यास से और आप अगर अभ्यास ही सतत करते रहेंगे तो आप स्टडी में भी कुशल हो जाएंगे और जैसे ही आप स्टडी में कुशल होंगे आप हमेशा के लिए अपना जो नाम है वो अलग अलग क्षेत्रों में लगा सकते हैं। आपकी उपलब्धि, आपकी जीत, आपकी कामयाबी आपके परिवार को, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे एरिया को, आपके पूरे क्षेत्र को प्रसिद्ध कर देती है। इसलिए डियर स्टूडेंट, मन लगा करके पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके अध्ययन करते रहें, खेलते भी रहें। आपको ग्राउंड लेवल पर खेलना भी है और घर के कार्यों में भी आपको शामिल होना होता है। साथ ही साथ अन्य और भी एक कार्य विधि होती हैं वो भी आपको निभाते रहना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है आपकी स्टडी पर, क्योंकि एक छात्र का सबसे पहला कार्य तो यही है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जल्द से जल्द सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपना चैनल और भी उत्साह के साथ आप लोगों को महत्वपूर्ण वीडियोस भविष्य में भी प्रोवाइड करवाता रहे। तो डियर स्टूडेंट, फिर से हम हाजिर हो जाएंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।